हेलो दोस्तों, हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल के फार्मूला की बात कर रहे थे जिसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दिया जा चुका है। आज पार्ट 3 है जिसमें हम लोगों ने बात किया था एंगुलर मोमेंटम तक, यानी कोणीय संवेग तक हम बात कर चुके हैं। कोणीय संवेग के बारे में ये बात कर चुके थे, इसका सिंपली हम कैसे याद रखें। तो इसका सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दाब इसका देखिए, दाब क्या है, यानी प्रेशर को हम रो से इंडिकेट करते हैं, लेकिन चलिए हम पी लेके चलते हैं याद रखने के लिए। प्रेशर क्या, हम इसका डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, प्रति एकांक एरिया पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी फोर्स बटा एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। इसका हम मात्रा की बात करें तो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया दाब। एक दाब देखिए, ये दाब जनरली दाब हो, लेकिन अगर हम बात करें दाब वायुमंडलीय दाब को, इसको में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो फार्मूला होता है H इंटू डी इंटू जी होता है। HdG। H क्या है, हाइट, D डेंसिटी, IG स्मॉल g जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ से क्या है, अगर जैसे यहाँ से समझिए क्या होता है ना, कि अगर किसी चीज़ में समुद्र में गहराई बढ़ता है तो क्या होता है, दाब बढ़ता है। तो देखिए, तो H पर डिपेंड कर रहा है, P TH। समुद्र में क्या होगा, जितना नीचे जाएंगे उतना दाब ज़्यादा बढ़ेगा। यही कारण है कि देखिए, जो ये है आपका बांध, नीचे क्या होता है, चौड़ी होती है, ऊपर पतली होती है। इसी कारण कि नीचे जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे उससे दाब ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं घनत्व का, यानी डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी इसका होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। यूनिट की बात करें तो यूनिट, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ये हो गया यूनिट इसका, किसका, वॉल्यूम का। एक होता देखिए पृष्ठ तनाव, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन पृष्ठ तनाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है ना, कि हम इकाई लंबाई पर जितना बल लगाते हैं वो आपका टेंशन कहते हैं, यानी सरफेस टेंशन कहलाता है। या फिर इकाई एरिया पर हम जितना बल लगाते हैं, जितना काज करते हैं, वो आपका होता है पृष्ठ तनाव। यानी इसका दो फार्मूला होता है, या तो हम फोर्स बाय लेंथ कर दें, यानी बल बटा लंबाई, या फिर वर्क बटा एरिया, यानी कार्य बटा क्षेत्रफल। कार्य बटा क्षेत्रफल, दोनों समय दोनों का अगर हम हल करें तो डायमेंशन सेम आएगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए यहाँ मीटर, अगर हम बात करें देखिए फोर्स का न्यूटन प्रति मीटर, या फिर जूल प्रति एरिया हम कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर, सॉरी जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ये हो गया पृष्ठ तनाव। एक होता है प्रतिबल, प्रतिबल जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस, नहीं कहते हैं आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है। स्ट्रेस, स्ट्रेस वाई स्ट्रेस इक्वल टू होता है, ये भी होता है आपका बल बटा एरिया। स्ट्रेस बल यानी फोर्स बटा एरिया। एक होता है विकृति, स्ट्रेन, इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए
नहीं कहते हैं कि हमारा बना बनाया चीज़ क्या हुआ, बिगाड़ दिया, यानी विकृत कर दिया, यानी क्या क्या उसको डिफॉल्ट कर दिया इसमें। तो देखिए विकृति इसका तो क्या होता है ना, मान लेते हैं जैसे ये तार है, ठीक ना, ये तार की कोई लंबाई है, इसमें हम बल लगा के क्या किए, इसको हम विकृत कर दिया, यानी बिगाड़ दिए, यानी इसका लंबाई क्या किया, हम बढ़ा दिए इतना, ये एल लंबाई का था, हम डेल एल क्या किया, बढ़ा दिए। तो यही दोनों का जो रेशियो होता है विकृति होता है, यानी क्या क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी इसको जो लंबाई में वृद्धि हुआ, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी ओरिजिनल लंबाई कर सकते हैं, या फिर प्रारंभिक लंबाई, सीधे लिखिए प्रारंभिक लंबाई, यानी अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो डेल एल बाई एल। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, इसका भी लंबाई ये भी लंबाई, तो क्या कभी इसका यूनिट बनेगा, नहीं ना। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, खत्म, जीरो हो जाएगा, यानी m0 l0 t0, इसका डायमेंशन हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल का, यानी गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण, इसमें जो सबसे ज़्यादा फार्मूला पूछा जाता है न्यूटन वाला, सबसे ज़्यादा यूज होता है m1 m2 बटा r स्क्वायर। जैसे ये देखिए क्या है ना, कि मान लो तो कोई दो पिंड है, m1 है m2 है, इसके बीच ये क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, तो जो खींचने में जो बल काज करता है वही आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये पूछा जाता है ना, गुरुत्वाकर्षण जो बल है किन पिंडों पर काज करता है, तो यहाँ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है कि ब्रह्मांड के किसी भी दो पिंड, मान लेते ये है, किसी भी दो पे, इन दोनों के बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या काज करे दोनों के बीच में, लेकिन ये इतना कम है, इतना कम कि इसकी गणना नहीं कर सकते हम। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल भी माना जाता है। देखिए ये हो गया F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या पूछता है ना कि अगर हम आर को दुगुना कर दें, तिगुना कर दें, तो देखिए क्या है, इन्वर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है ना। ये बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें है स्मॉल जी एम बाई आर स्क्वायर। देखिए स्मॉल जी ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल ये एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है, जी एम, जी कैपिटल जी, एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रेडियस, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये होगा इसका जनरल फार्मूला। अब देखिए एक होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो क्या है, गुरुत्वीय बल है, यानी भार है, भार इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मास इंटू स्मॉल जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये अब इसमें देखिए क्या है ना कि जी किस पे डिपेंड कर, आर स्क्वायर पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर। यही कारण देखिए क्या होता है ना कि अगर हम पृथ्वी के ध्रुव पर जाएं तो त्रिज्या बहुत कम जाएगी, तो जी का मान बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम यही हम रहे विषुवत रेखा पर, तो जी की लंबाई बढ़ गई ना, आर की लंबाई क्या होगा, ज़्यादा बढ़ गया ना, आर की लंबाई बढ़ने के कारण क्या होता है, जी का मान घट जाता है। लेकिन अगर हम ध्रुव पर जाएं तो क्या होगा, देखिए तो जी का, आर का मान बहुत कम, तो आर का मान कम आ, तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया पृथ्वी पर। लेकिन इसमें जानते क्या पूछता है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या पृथ्वी की सतह से नीचे आए तो जी के मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए किस निकलता है, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम। अगर हम ऊंचाई जा रहे हैं, अगर हम पृथ्वी से ऊंचा जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, त्रिज्या बढ़ा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
कि आर का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कब? जब हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं तब। ठीक है, इसको हम जी डैश इंडिकेट लेकर चलते हैं। ठीक है, जी डैश, इसको हम याद रखेंगे कि यानी पृथ्वी से एच ऊंचाई जाने पर, पृथ्वी से एच ऊंचाई जाने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको सिंपल करते हैं। जी एम हम आर स्क्वायर से क्या करते हैं, सब भागा देते हैं। तो जैसे ही आर या फिर आर कॉमन बाहर कर देते हैं, तो आर कॉमन करेंगे, आर कॉमन कर लिए, लेकिन जो आर है यहाँ से तो आर आएगा, लेकिन यह स्क्वायर भी तो आएगा ना, ये स्क्वायर करके लेगा, इसको स्क्वायर कर देगा। तो देखो तो क्या बचेगा अंदर, 1/h इंटू आर, h/r का होल स्क्वायर, अंदर यही ना बचेगा। अगर इसको हम और सिंपल करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, यानी जी डैश इक्वल टू जी, क्यों जी बाई या फिर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ, क्योंकि देखिए सॉरी पहले देख लेते हैं जी का क्या फार्मूला होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या किए, बस ये जो फार्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, इसके बदले में जी पुट कर दिए, यानी जी डैश इक्वल टू ऐसे में कर सकते हैं जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। यानी सीधा सीधे यहाँ से याद रखिए कि जो आपका किसी भी पिंड का या फिर किसी भी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो किस पर डिपेंड करता, सिर्फ और सिर्फ एच पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एच पर डिपेंड करता है। यहाँ एक केस पूछा था ना कि अगर एच बराबर आर हो जाए तो क्या होगा, देखे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, कट कट कर 1 आ जाएगा, देखें तो 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर जी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से बराबर ऊंचाई पर जाए ना तो जी का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये तो ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अगर हम सतह से गहराई में जाए तो, सतह से गहराई में जाए, मान लेते हैं क्या एच गहरा है, यानी डेप्थ डी लेके चलते हैं, डेप्थ। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर होता है। ठीक, यही कारण देखिए। अब यहाँ एक चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे हम पृथ्वी के त्रिज्या बराबर चल जाएंगे, देखिए हम लोग सतह पर हैं, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर चल जाएंगे, पृथ्वी के नाभिक में जाएंगे, देखिए तो यानी एच, यही गहराई यही तो एच बराबर हो गई आर। यानी जैसे हम पृथ्वी के त्रिज्या के पास जाएंगे, यानी सेंटर के पास, एच बराबर आर, तो 1 माइनस एच, देखिए निकाल ही देते हैं ये वाला, 1 कैंसिल, 1 0, यानी फाइनली जी डैश कितना आ गया, देखिए तो अगर हम फाइनल जी डैश की बात करें तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी इंटू जीरो इजकल जी डैश इजकल टू जीरो। यही ना हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के नाभिक में गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। अब तो जान गए कैसे आता है, अब तो किसी को समझा भी सकते हैं। देखिए ऐसे है, अगर हम कंसेप्ट क्लियर रखें ना तो हमें याद करना बहुत कम करना पड़ेगा। आज जो इस बार पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया ना, मैक्सिमम क्वेश्चन था कंसेप्ट पर। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उससे टैकल कर सकते थे। और अगर जैसे क्या होता है कि हम लोग याद करके चले गए, याद करने के बाद क्या होता है ना कि हम वही क्वेश्चन हल कर सकते हैं जो हूबहू मिले, जैसा हमें याद है। और यही कारण हम मैक्सिमम गलत करते हैं। इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक है पृथ्वी का पलायन वेग, इसको डायरेक्ट लिखते हैं v इक्वल टू, देखिए इसकेप वेलोसिटी इसको बोलते हैं, इसकेप यानी ई √2gr। एक होता है कक्षीय वेग, क्योंकि देखिए ये फार्मूला का बहुत कम यूज है, एक इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, vo यानी √gr,
इसमें देखिए जानते क्या पूछा जाता है कि अगर हम कक्षीय वेग को यानी v0 को √2 से गुना कर दें तो क्या होगा, देखिए तो करके देखिए, √2 √g(r) यानी √2g(r) आ गया ना, यानी इसके वेलोसिटी आ गया। देखिए तो यही पूछा जाता है कि अगर हम कक्षीय वेग को √2 से गुना कर दें तो क्या होगा, वो पलायन कर जाएगा, यानी अगर हम वस्तु को फेंकें तो वापस पृथ्वी की कक्षा में नहीं आएगा। ये होता है इसका कक्षीय वेग। अगर हम √2 गुना क्या करते हैं, बढ़ा दें तो √2 गुना, या फिर देखिए कैसे 1.44 होता है √2 का वैल्यू। यानी अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें, मान लेते हैं 100 से मल्टीपल होगा 144, यानी कितना हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम 44% बढ़ा भी दें तो भी क्या होगा, इसका जो कक्षीय वेग है ना, अगर हम इसको 44% बढ़ा भी दें ना तो वस्तु पलायन कर जाएगी। देखिए आगे हम बात करते हैं इसका सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक धागा लीजिए, उसमें किसी वस्तु को बांध कर लटका दीजिए, ऐसे ऐसे डुलाइए, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आप क्या देखिएगा ना कि जैसे यहाँ वस्तु जाएगा, यहाँ जाकर रुक जाएगी, यहाँ मैक्सिमम स्पीड रहेगा, फिर यहाँ रुक जाएगी। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक पथ पर। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं ना, इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, मेरे से जो पूछा जाता है ना कि अगर मान लो जनरली क्या है, ऐसे लटका दिए तो क्या इस पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, देखिए तो कोई फोर्स नहीं कार्य कर रहा, लटका हुआ है। तो यानी यहाँ क्या होगा, F = 0, F0 तो मास तो 0 तो हो नहीं सका, यानी A0। अब A0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ V और U सेम हो जाता है, A का यहाँ पर A0 होगा। आज जैसे ही A0 होगा, A0 होगा, जैसे ही A0 हुआ तो F भी 0 हो जाएगा। यानी इस स्थिति में क्या होता, कोई फोर्स कार्य नहीं करता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हम करें तो क्या होता है, इसमें एक टेंशन फोर्स कार्य करता है, टेंशन। तो यहाँ आपका बल यहाँ मैक्सिमम होता है। अब यहाँ क्या है, V होता है, यानी यहाँ जो आपकी बात करें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कार्य करता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी होता है। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, क्या हो, V 0 हो जाता है, क्योंकि वस्तु वहाँ रुक जाती है। तो यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसे देखिए कि देखिए ऊंचाई आ रहा है, देखिए तो जैसे ऊंचाई आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगा है ना। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कार्य करता है, मैक्सिमम होता है। देखिए इसने पूछा था आवृत्ति, आवृत्ति पूछा जाता। तो देखिए आवृत्ति क्या है ना कि 1 सेकंड में हम जितना कंपन लिए वही आवृत्ति है, यानी आवर्तकाल 1/t। इसे n से भी इंडिकेट करते हैं, इसे हम f से भी इंडिकेट कहीं कहीं करते हैं, और कहीं कहीं म्यू कुछ करके म्यू रहता है उससे भी इंडिकेट करते हैं। ये हो गया आवृत्ति। एक होता है देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा चलता फार्मूला आवर्तकाल का, वो है ये T = 2π√Ly। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा तो ये पूछा था, ठीक है ना, T = 2π√Ly। देखिए इसी से आपका बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम घड़ी की सुई की लंबाई बढ़ा दें तो क्या होगा। देखिए तो अगर हम लंबाई बढ़ा दें तो टी की मान क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो जैसे टी का मान बढ़ेगा यानी टाइम आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, यानी धीरे धीरे चलेगी। अगर टी का मान अगर हम जी के बारे में बात करें तो जी देखें तो इन्वर्सली होता है, यानी जी घटेगा तो क्या होगा, आपका टी बढ़ जाएगा। अगर टी 0 तो घड़ी वहाँ पर चलेगा ही नहीं, रुक जाएगी। जैसे अंतरिक्ष में क्या होता है, जी 0 हो जाता है तो घड़ी आपका बेकार। पृथ्वी के केंद्र पर जी 0, घड़ी क्या काम से कोई काम। टी अगर जी घटे बढ़ा, यानी पृथ्वी के अगर ध्रुव पर बात करें तो जी क्या होता है, बढ़ जाएगा। ये जी बढ़ जाता है तो टी घट जाएगा। ऐसे ही अल्टरनेट करके हम याद रख सकते हैं। देखिए एक पूछा आता है
आपका इसकी गति बुझाता है, स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की गति। v इक्वल टू अंडर रूट ई वाई डी, ये आपका न्यूटन दिया था, ई वाई डी। ये फार्मूला पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ से लेकिन दो चीज़ हमें पता चलती है कि जो आपका जो साउंड है यानी वेलोसिटी ध्वनि की साउंड है वो ई यानी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कहने का मतलब प्रत्यास्थता, और डी कहने का मतलब क्या होगा, डेंसिटी यानी घनत्व। जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा वहाँ ध्वनि की चाल कम, जहाँ प्रत्यास्थता ज़्यादा वहाँ ध्वनि की चाल ज़्यादा। लेकिन देखिए यह फार्मूला को सुधारा था आपका लप्लास। लप्लास ने क्या किया था, यह फार्मूला को सुधार दिया था और उसने सुधार कर लिखा था v इक्वल टू लेमडा पी बाय डी। बस इसको याद रखिए, डिटेल्स इसका ज़्यादा, जहाँ लेमडा इक्वल टू होता है सी पी बटा सी भी लीजिए आपको, लेकिन ये इसी से आपका 332 आता है, इससे आपका 280 आता था, 280 के आसपास, ऐसे 332 आता है जो हम पढ़ते हैं आजकल। देखिए अब एक पार्ट में आपका जो बचा हुआ न्यूमेरिकल का जो फार्मूला है हम प्रयास करेंगे उसे ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।